किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये देवेंद्र जी हैं, ये आए हैं सीहोर मध्य प्रदेश से, और ये प्रशांत जी हैं, ये आए हैं बैतूल मध्य प्रदेश से, और इस बालक का नाम है, क्या बताया ना, आदित्य। ये आया है भदोई बनारस के पास है, उत्तर प्रदेश से। बेसिकली ये नेचुरल फार्मिंग को समझने और जीवामृत लेने आए हैं। अब मैं नेचुरल फार्मिंग को आपको बता रहा हूँ क्या है कि एक महाभारत की घटना सुनाता हूँ। महाभारत की घटना में आपने धर्मराज युधिष्ठिर को शकुनी के साथ जुआ खेलते हुए सुना है। एक कहानी है, और हमारे धार्मिक ग्रंथों में जितनी भी कहानियाँ हैं वो इसलिए लिखी गई हैं कि मनुष्य, हम लोग उससे कुछ सीख सकें। हमने धार्मिक कहानियों में केवल अपने एंटरटेनमेंट को मतलब रास्ता निकाला कि मनोरंजन का है। वो कहानी मनोरंजन की नहीं है, बहुत मार्मिक कहानी है जो आज किसानों के साथ घटित हो रही है। धर्मराज युधिष्ठिर अब हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली सज चुकी है। बहुत अच्छा उनका कारोबार, बहुत अच्छा महल बन चुका है, और दुर्योधन को और शकुनी को ज्वेलसी होने लगी है। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को हम हस्तिनापुर बुलाएं और इनके साथ जुआ खेलें। तो आपको पता है कि धर्मराज युधिष्ठिर जब दुर्योधन के साथ जुआ खेलने बैठे तो क्या शौक में बैठे, लालच में बैठे। मतलब धर्मराज युधिष्ठिर को भी ऐसा लग रहा था कि ठीक है, इनके साथ जुआ खेलेंगे तो शायद हमको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, मैं दुर्योधन से कुछ छीन लूँगा। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर को खूब पता था कि शकुनी को पासा फेंकने में महारत हासिल है। क्या हुआ कि पहले वो अपना मुकुट हारे, फिर महल हारे, फिर हाथी घोड़ा हारे, फिर भाइयों को हारा। लास्ट में क्या हुआ कि द्रौपदी को भी दांव पर लगाना पड़ा। मित्र, आज देश के किसानों के साथ वही हुआ। देश का किसान धर्मराज है, था, और इनके पास बहुत संपत्ति थी। उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। खेती सर्वोत्तम व्यवसाय का दर्जा था। किसान खुश था, उसके घरों में सोने चांदी के भंडार थे। लेकिन कुछ शकुनियों को ये पसंद नहीं आया, और किसान को कहा कि आओ और मैं आपको फायदा कराऊंगा। तो लालच आया कि आप उन्नतशील बीज बोएंगे तो पैदावार 2 गुना होगी। किसानों ने उन्नतशील बीज खरीदना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा लेकिन इसके साथ जब आप फर्टिलाइजर यानी यूरिया दोगे तो और अच्छा रहेगा। तो किसानों ने धीरे धीरे यूरिया अडॉप्ट की। फिर कहा कि नहीं, ये क्रॉप तो बढ़ जाएगी लेकिन इसके तने को और जड़ को मजबूती देने के लिए फास्फेट जरूरी है। फास्फेट लॉन्च हुआ। फिर कुछ दिन बाद कहा कि दाने में अगर शाइनिंग चाहिए तो पोटाश डालो, तो पोटाश लॉन्च हुआ। और फिर क्या हुआ कि जब किसान ने गोबर से मतलब हाथ साफ कर लिए, गोबर को टच नहीं करने लगा, और केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश इस जमीन में बढ़ा, तो शेष जो एलिमेंट थे, न्यूट्रिशन थे, वो कम हुए। तो इम्बैलेंस के कारण कुछ बीमारियां किसी खास तत्व की कमी से फसलों में परिलक्षित हुई। तो उसके लिए फिर फंजीसाइड का धंधा चला। मतलब दांव चले जा रहे हैं, दांव चला जा रहा है किसानों के साथ कि और कुछ लगाओ, और कुछ लगाओ, और कुछ लगाओ। किसान लगाता रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई। फिर कुछ इंसेक्ट भी आए। फिर ट्रैक्टर दांव पर आया, ट्रैक्टर रूपी पासा फेंका गया। किसान ने ट्रैक्टर अडॉप्ट किया, बैल छोड़ दिए। तो क्या हुआ, उसकी सॉइल कॉम्पैक्ट हुई। बैल चला गया, पशुधन घर से बाहर हुआ। फिर क्या हुआ, जब पशुधन बाहर हुआ तो उसके खेतों में जो खरपतवार उगते थे, अब वो एक समस्या बन गए। जब पशु थे तो खरपतवार पशुओं का भोजन था,
और जब पशु नहीं है तो खरपतवार एक प्रॉब्लम के रूप में आए, उससे बीडीसाइड डालना शुरू किया। सॉइल में जब ऑर्गेनिक कार्बन, गोबर या फसलों के अवशेष को हमने आग लगाया, गोबर नहीं गया, फसलों के अवशेष नहीं गए, खरपतवार को बीडीसाइड से डाल करके मारने लगे, तो सॉइल में कार्बन की कमी हुई, तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो गई। अब साहब पहले बिना सिंचाई के, बिना पलेवा के फसल हो जाती थी रबी में, अब उसको पलेवा की जरूरत पड़ने लगी, सिंचाई की जरूरत पड़ने लगी, बोरिंग कराओ, तो यानी बोरिंग का सामान और साझा सामान भी बिकने लगा। आज की तारीख में मित्र, किसान सब कुछ हार चुका, जमीन की फर्टिलिटी हार चुका, जमीन के नीचे का भूगर्भ जल स्तर हार चुका, जमीन के ऊपर खड़े हुए पेड़ काट के बेच चुका, उसके खेत में केंचुआ नहीं है, दीमक नहीं है, तितली नहीं है, इल्ली नहीं है, मधुमक्खी नहीं है, मेंढक नहीं है, चिड़िया नहीं है। हालात ये है कि उत्तम कही जाने वाली खेती सबसे नीचे पायदान पर आके खड़ी हो गई। किसान असमंजस में है, लाखों रुपए का उसके ऊपर कर्ज है, और लोग उसके बावजूद यही टेक्नोलॉजी, आज भी किसान हार चुका जुआ, लेकिन अभी कुछ बचा है, तो वो जो कुछ भी बचा है वो अभी शकुनी रूपी जो ये टीम है ना पूरी, वो पूरा उससे छीन लेना चाहती है। तो मैं इसलिए देश के किसान भाइयों से कहता हूं कि अब अगर आपको अकल आ गई हो कि हाँ यस, मैं जुआ गलत जगह बैठ के खेल रहा हूं, जुआ तो खेलना ही नहीं चाहिए था हमको। जब धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल करके अपनी पत्नी को हार गए, तो आप उतने बड़े धर्मराज युधिष्ठिर तो नहीं हो, हारना आपको भी है देर सवेर। और ये वक्त आ गया है, मैं गांव की तस्वीर बता दूं, समाज में बहुत सारे लोग अपनी बीवियों को जुए पर बिठा चुके हैं। तो मित्र, समय है संभलने का। तो इसलिए मैं कहता हूं नेचुरल फार्मिंग, आज फिर जब नेचुरल फार्मिंग की होती तो फिर वही जुआ पकड़ाया जा रहा है कि ऐसा करो, ये ले आओ, ये ले आओ। क्यों ले आए? खेती पूर्ण रूप से प्रकृति की व्यवस्था पर आधारित है। तो खेती के बारे में अक्सर कहता हूं कि जमीन जिंदा है, इसको मैं माँ कहता हूं, और ये अगर समृद्धशाली है तो किसान के आंख में आंसू नहीं आ सकता। किसान को कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। जमीन में जिस दिन हम ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा करके 1% से ज़्यादा कर देंगे, आज ह्यूमस की मात्रा 0.3% है, और वो भी ह्यूमस नहीं है, सिर्फ कार्बन। अगर मैं अपनी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा करके 1% कर दूं, तो फिर समझना, हमारी ज़मीन, हम सोयाबीन बोएं, हम गन्ना बोएं, हम कपास बोएं, हम धान बोएं, हम गेहूँ बोएं, कुछ भी बोले ना, जमीन के पास उस फसल को खिलाने के लिए संपूर्ण परफेक्ट आहार है। तो कोई भी फसल जमीन उसको पाल लेगी, आपको यूरिया, डीएपी, पोटास की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब माँ के पास पूरे 14 पोषक तत्वों का भंडार है। क्योंकि भंडार, पोषक तत्वों का भंडार हमेशा जीवांश में ही होगा। यूरिया में तो केवल नाइट्रोजन ही होगा, फास्फेट में तो केवल फास्फेट ही होगा, लेकिन जीवांश में 14 पोषक तत्वों का भंडार है। अब जीवांश हो गया 1% से अधिक, तो वो कोई भी फसल बोएगा तो उसको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फर्टिलाइजर का कारोबार बंद। दूसरा, सॉइल में जब ह्यूमस होता है और जिंदा है, यानी उसमें जितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए वो हैं, तो किसी भी फसल में कोई भी सॉइल बोर्न डिजीज नहीं आएगी, यानी भूमि जनित बीमारी आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो उसको फंजीसाइड डालने की जरूरत नहीं है। अगर उसने अपने खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगा लिए और चिड़ियां आ गईं, तो फसल में लगने वाले इंसेक्ट को चिड़ियां मैनेज कर लेंगी, उसको इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। अगर किसान ने पशुपालन को अपना लिया, अपने घर में 2-4 भैंस नहीं पाल सकते हो तो गाय पालो, गाय नहीं पाल सकते हो तो बकरी पालो। अगर घर में भैंस, गाय, बकरियां हैं तो आप मटर बोएंगे, चना बोएंगे, कुछ भी बोएंगे, जब आपको खरपतवार दिखें तो ध्यान रखना मित्र, फसल में जो आपको डेंस वीड्स दिखते हैं ना, ढेर सारे,
बीसियों प्रकार के वीड्स, ध्यान रखना, जो खरपतवार आपकी फसल के ऊपर आ रहा हो वो केवल आपकी फसल को क्षति पहुंचाएगा। जो खरपतवार आपकी क्रॉप के नीचे हैं वो आपके मित्र हैं। तो जो फसल के ऊपर आ रहा है उनको उखाड़िए, अपनी गाय को, भैंस को, बकरी को खिलाइए। जब बकरी या गाय या भैंस जो मल विसर्जित करे उसको खेत में वापस कर दीजिए। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। अगर गाय भैंस बकरी नहीं तो आप वीडीसाइड डाल के मारोगे। अब आज की तारीख में हमने क्या किया, धरती को कैसे मारा? कार्बनिक पदार्थ, फसलों के अवशेष, फसलों का मलमूत्र, खरपतवार को तो वीडीसाइड डाल के मार दिया। फसल को काटा और पावर थ्रेशर से कटाया, उसका भूसा जला दिया या फेंक दिया या बेच दिया। तो इस जमीन की भी कुछ ना कुछ खुराक है। ये माँ है तो माँ का कुछ ना कुछ तो भोजन करती होगी माँ। तो माँ का भोजन है कार्बनिक पदार्थ, और इस धरती के अंदर रहते हैं सूक्ष्म जीव, उनका भोजन है कार्बन। अब कार्बनिक पदार्थ जब कार्बन बनेगा तो जब 60 दिन तक लगातार कोई भी कार्बनिक पदार्थ 20% मॉइस्चर रहेगा तो वो कार्बन के रूप में फॉर्म हो जाएगा। जब कार्बन बनेगा तो ये जो जीवामृत लेने आए हैं भाई लोग हमारे, जीवामृत के जीवाणु ले जाएंगे खेत में डालेंगे, तो वो जो कार्बन बनेगा तो वहाँ जीवाणु पनपेंगे, उस कार्बन को अपना आहार बनाएंगे, तेजी के साथ उनकी ग्रोथ होगी, तेजी के साथ वो मरेंगे, तो खेत में जीवांश बढ़ेगा और जीवांश ही फसलों का भोजन है। ठीक है ना? तो ये जो जीवामृत लेने आए हैं, तो मैं अक्सर जीवामृत की बात बताता हूँ, और जीवामृत के बात बताते बताते मैं अक्सर कहता हूँ मित्र, प्राकृतिक खेती में जीवामृत ही नहीं है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में कई आयाम हैं, उनमें एक है जीवामृत। जैसे आज के 50 साल पहले जीवामृत का कोई व्यवसाय नहीं था, क्योंकि तब पेस्टिसाइड जमीन में नहीं डाले गए थे। तो जो भी कार्बन होता था ये जीवाणु उसको जीवांश में बदल देते हैं। तो आप मिट्टी की जांच कराइए, 1950 से और 60 के दशक में देश में जो मिट्टी का सॉइल हेल्थ का जांच हुआ, मैंने मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों के डाटा कलेक्ट किए, तो मुझे पाया, मैंने अनुभव किया कि 1960 के दशक में जमीन में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.6% थी, जो आज घट के 0.3% रह गई है। कुल मिला के समझें तो धरती की फर्टिलिटी आधी रह गई है, भोजन की डिमांड बढ़ गई है, धरती में पानी बचा नहीं है, पानी की डिमांड बढ़ गई है। वर्षा का पानी हम संचय करना चाहते नहीं हैं, पानी को ज़्यादा लूटना चाहते हैं, जमीन में कार्बनिक पदार्थ देना नहीं चाहते, फसल का उत्पादन ज़्यादा लेना चाहते हैं, बायोडाइवर्सिटी को समृद्ध करना नहीं चाहते, फसल सुरक्षा रसायनों से फसलों को बचाना चाहते हैं। और ये सब करते करते किसान कंगाल हो गया, कर्जदार हो गया। और किसान जो उगा रहा है और जो लोग उसका उगाया हुआ खा रहे हैं, किसान स्वयं और जो खा रहे हैं, वो सारे लोग बीमार हो चुके हैं। लाइलाज बीमारियों की चपेट में देश की आधी आबादी लाइलाज बीमारियों की चपेट में है। तो ये प्राकृतिक खेती आज भी जो सिखा रहे हैं वो आज भी कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं। मैं देश के किसानों से कहता हूं, प्राकृतिक खेती का मतलब है 1 रुपए का भी सामान बाजार से फसल उत्पादन के लिए नहीं लाना, 1 रुपए का भी। ये प्रकृति रूपी माँ हमको सदियों से यही सब कुछ दे रही थी, यही हमको देगी। और ये प्रकृति की व्यवस्था को मैं अक्सर कहता हूँ, ये भगवान की व्यवस्था है। जो भगवान की व्यवस्था को आत्मसात करेगा, भगवान की व्यवस्था की पूजा करेगा, भगवान की व्यवस्था को नष्ट होने से बचाएगा, भगवान उसके साथ चलेगा, भगवान उसकी रक्षा करेगा। और अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आती है तो फिर ध्यान रखिएगा कि फिर हम सबको मरना ही है, और आसानी से नहीं मरना। फिर सुन लेना आप, एक स्वाभाविक मौत होती है कि आदमी चलता रहता है, बुढ़ा होता रहता है, एक उम्र आती कि ऑल ऑफ सडन खत्म हो जाता।
आज जो मौत आ रही हैं वो आपको घुटन भरी मौत है, घुट घुट करके मरने के लिए मजबूर कर रही है मौत। तो हम सब मित्रों, हम सब की ड्यूटी है कि इस बात को समझना है। और मैं कहता हूं प्राकृतिक खेती आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए करनी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकारमय है। अगर आप आंख बंद करके कभी ईमानदारी के साथ सोचेंगे तो आप पाएंगे, आपका दिल खुद कह देगा कि 10 साल के बाद हमारे बच्चों को ड्रिंकिंग वाटर भी नसीब नहीं होगा, सिंचाई की पानी की तो बात छोड़ो। फिर क्या करेगा ये हमारा युवा वर्ग जो हमारे मरने के बाद यहाँ आएगा, क्या करेगा? धरती बंजर हो चुकी, धरती के नीचे का पानी खत्म हो चुका, जंगल खत्म हो चुके, भुजाओं में जान नहीं है, पैर कहीं चल नहीं पा रहे हैं। तब अगर कोई कहेगा कि अब खेती शुरू की जाए तो अब आप खेती शुरू भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रम करने की सामर्थ्य आपकी बची नहीं। इसलिए वक्त रहते सुधर जाइए। और मैं ये मैसेज कई बार कहता हूँ हमारे नीति निर्माताओं को भी, जो डेवलपमेंट की जो तथाकथित जो डेवलपमेंट का जो परिभाषा है ना, जो वहाँ फंसे हैं उनको भी सोचना है, हर बुद्धिजीवी को सोचना है। मैं फिर बता दूं, माँ नहीं बचेगी तो यहाँ बचेगा कोई भी नहीं। माँ तो माँ है, अगर इस माँ को मैं सेवा कर लूँगा, इस माँ को बचा लूँगा, तो आपको मारने वाला भी कोई नहीं पैदा हुआ। और अगर माँ नहीं बची तो आपको बचाने वाला भी इस संसार में कोई नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए, ये जीवामृत लेने आए हैं, मोटा मोटा फिर बता देते हैं। देखिए सज्जन अपनी अपनी बोतल लाए हैं, जीवामृत ले जाएंगे। और मैं अक्सर किसानों से कहता हूँ कि यहाँ हर रोज़ 2, 4, 6, 5 किसान आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ। जैसे ये सज्जन बैतूल से आए हैं प्रशांत जी, जब मेरी इनसे बात हुई थी तो मैंने इनको कहा था कि मित्र आप जंगल चले जाइए, आप तो जंगल के किनारे हैं। लेकिन इनकी दिली इच्छा थी कि नहीं, हम सचान साहब के पास जाएंगे और कुछ समझेंगे, 2 घंटा बिताएंगे। इनके बगल में कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। जहाँ से आए हैं इनके 150 किलोमीटर पर ऐसे जंगल थे जहाँ से ऐसी मिट्टी ला सकते थे कि जीवामृत बन सकता था। लेकिन एक इच्छा थी कि चलो झांसी जाएंगे और वहीं से सचान साहब से लाएंगे, और ये आ गए। ठीक है ना? तो मित्र, ये बेसिकली हमारा कोई इसमें ना विज्ञान है ना मेरी कोई टेक्नोलॉजी है। मैं बिल्कुल सरल बताता हूँ कि मैं कभी आज के सन 2009 और 2004 के बीच में मैं जंगल में घूमा, जंगल से मिट्टी लाया। और ये तो मेरा चिरगांव राजकीय कृषि विद्यालय है, मेरा डोंगरी में फार्म हाउस है जहाँ 43 लोकेशन का बैक्टीरिया है। तो ये मैं जंगल की मिट्टी से ही लाया हूँ, तो इसीलिए मैं इसको बेचता नहीं हूँ, सबको फ्री है। क्योंकि प्रकृति से जो लिया उसको मैं क्यों बेचूं? प्रकृति का बेचना मतलब गुनाह, जमीन का पानी लूट करके बेचना गुनाह, जंगल लगाया नहीं जंगल काट के बेचना गुनाह, हमने जंगल लगाया नहीं और ऑक्सीजन का सिलेंडर पैक करके बेचने लगे गुनाह। मित्र, अगर पानी बेचना है तो 10 हेक्टेयर का तालाब बनाइए, वर्षा का पानी रोकिए, फिर पानी बेचेंगे तो ये पुण्य काम हुआ। आपने 100 हेक्टेयर में जंगल लगाए, फिर आप ऑक्सीजन का सिलेंडर बेचेंगे तो ठीक बात है। प्रकृति को जो बेच रहा है ना, प्रकृति को बना नहीं रहा, प्रकृति को बेच रहा है, इससे बड़ा अधर्म, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हमारा धर्म है कि प्रकृति की जिस व्यवस्था में मैं जीता हूं उस व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए के रखने के लिए मैं निरंतर काम करता रहूं। आज का इंसान धार्मिक हो गया है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, शंकर जी में दूध चढ़ाता है, देवी जी में नारियल चढ़ाता है, हनुमान को चोला चढ़ाता है, चूहे को मारता है, बैल को मारता है, धरती को लूटता है, बारिश का पानी बचाता नहीं है, जंगल को काटता है, और वो कहता मैं धार्मिक हूं। गजब तुम्हारे धर्म की परिभाषा है। और इसीलिए लोग कह देते हैं कि तुम धार्मिक नहीं हो, तुम पाखंडी हो, तो बुरा लग जाता है। रियलिटी, आज धर्म के नाम पर लोग पाखंड कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं।
मैं कहता हूँ माँ के साथ जो धंधा कर लेगा, धरती माता के साथ, सस श्यामला धरती माँ की उर्वर कोख को मैंने बंजर कर दिया। और मैं कहता हूँ मैं धार्मिक हूँ। कैसे आप धार्मिक हैं? मित्र किसान भाइयों, मैं आपसे अक्सर निवेदन करता हूँ, बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख गए उनके तो दिमाग में इतना कचड़ा घुस गया ना कि उनके तो समझ से परे का विषय है। किसान इस बात को समझ सकता है, और उसको इसलिए समझना है कि आज खेती, ये सज्जन हमसे प्रशांत जी कह रहे थे कि साहब हमारे बैतूल में हमारे इतना पेस्टिसाइड डालते हैं, इतना फर्टिलाइजर डालते हैं, सब पूरी लागत वहीं चला जाता है, आमदनी कुछ बचती नहीं। तो मैं देश के किसानों से कहता हूं कि तुम अगर 1 लाख रुपए की फसल बेचते हो तो कभी खर्चे जोड़ के देखना, तो पता चल जाएगा 50 से 60 हजार रुपये आप खर्चा कर चुके तब 1 लाख की फसल बिकी। और कई बार ऐसा होता है कि किसान ज़्यादा लालच में, जैसे हमारे ये सज्जन है देवेंद्र जी, इन्होंने सोयाबीन की खेती की और ये बता रहे थे कि साहब मैं तो मन ही उचट गया खेती करने से। क्यों? इतनी लागत लग गई और सोयाबीन की फलियां आई, फलियों में दाने ही नहीं आए। कारण क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी लोग बेच रहे हैं ना, छोटे छोटे गुड्डी गुड़िया का खेल जो लालच में इनको दे रहे हैं ना, ये जाइम डाल देना, ये ग्रोथ प्रमोटर डाल देना, ये डाल देना, वो डाल देना। मित्र ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जिसमें प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था धराशायी हो जाती है, और फिर आपकी आर्टिफिशियल व्यवस्था भी धराशायी हो जाती है। बीज का जमना, पौधे का बढ़ना, फूलों का आना, फलियों का बनना एक प्राकृतिक व्यवस्था है। अगर मेरी धरती माँ समृद्ध है, जलवायु ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता, कोई ऐसा कह ही नहीं सकता मेरी फली में दाने नहीं आए। अब परपरागित फसल बोएंगे और तितली और मधुमक्खी नहीं है तो परागण की क्रिया नहीं होगी तो दाने कहाँ से बने? तो इस जमीन में और इस जलवायु में मैंने कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन ला दिए हैं टेक्नोलॉजी की बदौलत, जिसके कारण ही गड़बड़ हो गया। तो मित्र जीवामृत का विज्ञान कुछ नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूँ ये जीवाणुओं का संग्रह, जो जमीन में पेस्टिसाइड डाल करके मैंने जीवाणु मारे वो जंगल से ले आए। जंगल का एक कल्चर है, किसान भाई जंगल से मिट्टी ला करके ड्रम में डालें, थोड़ा सा आटा, चीनी और गुड़ डालें और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। या यहाँ से लोग ले जाएंगे तो ये ड्रम में डालेंगे, पानी भरेंगे, आटा, बेसन, चीनी डालेंगे। बहुत सारी वीडियो हैं, आप देख लेना। लाभ इसके ये हैं कि ज़मीन में जो कार्बनिक पदार्थ पड़ा है उसको डिकम्पोज करके जीवांश में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी फसलों को पोषण मिलेगा। और पहले साल से डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर सब बंद कर देना। अगर बड़ी क्रॉप है जिसको ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत है, ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा साल, 2 साल, 3 साल रेगुलर डालते रहना एज पर रिक्वायरमेंट। कारण कि नाइट्रोजन केवल कार्बनिक पदार्थ में ही रह सकता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो फसल जितना लेगी, अदरवाइज वो लीच कर जाएगा या हवा में इवेपोरेट कर जाएगा। लेकिन फास्फेट या पोटास ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं, इस सॉइल में होते ही हैं, और इनके होने का सबूत ये होता है जितना ज़्यादा कार्बन होगा वहीं ये सारे पोषक तत्व मिलते हैं। अब चूंकि कार्बन नहीं है या कार्बन है तो कार्बन को पचाने वाले जीवाणु नहीं है, इसलिए मुझे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो 2 चीज़ें कहता हूँ, जीवामृत भी डालना, और ये जीवाणु जब डाले हैं तो ये मरने ना पाए इसका भी ध्यान रखना। मरने के 2 ही रीजन है, या जीवामृत डाला और फिर किसी ने डरा दिया कि तुम्हारे खेत में दीमक है, फिर क्लोरोपाइरीफास डाला तो फिर मर जाएंगे। हमने कसम खाई कि आप जीवामृत डालने के बाद जमीन में कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा तो ये जीवाणु जिंदा रहेंगे। दूसरा, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना, क्योंकि अगर खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं है तो आप खरीफ में जुलाई में डालेंगे, फिर उधर रबी में डालेंगे नवंबर में, और जैसे ही नवंबर की क्रॉप हार्वेस्ट कर लेंगे तो अप्रैल, मई, जून की गर्मी में फिर ये जीवाणु मर जाएंगे। तो ये जीवामृत लगातार सालों साल, जब 70 साल से यूरिया डाल रहे हैं, अब 70 साल तक मैं जीवामृत डालता रहूं, ये भी कोई उचित नहीं। हम कहते हैं किसान समझदार इतना हो जाए कि 2 बार 3 बार डाले, पेड़ लगा ले, पेड़ हो जाए। अब जीवामृत की कहानी भी बंद कर दे, फिर तो प्रकृति के हवाले हो गई संपूर्ण व्यवस्था। हम प्रकृति की व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो बस सब कुछ आराम से चलता रहेगा। नमस्कार।